नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा कोरोना संक्रमण की। आप कहेंगे भाई बात करने की क्या जरूरत है, कोरोना की बात क्यों कर रहे हो? यही सबसे बड़ी समस्या है। अब कोरोना न्यू नॉर्मल हो गया है, कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। सब चुप्पी साधे बैठे हैं, सब खामोश हैं। 33 लाख आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना संक्रमण का। यहां यह बताना भी जरूरी है कि ठीक होने वालों की संख्या भी 26 लाख है। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, रोज 70 से 75 हजार नए केसेस आ रहे हैं संक्रमण के। लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही है। सरकार भी जो हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी लगभग इसी वक्त, और बताती थी कोरोना के संक्रमण के आंकड़े क्या हैं, नए केसेस कहां हुए हैं, क्या रणनीति है, क्या कुछ स्ट्रैटेजाइज किया जा रहा है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बंद हो गई है। हां, आंकड़े देर शाम जारी होते हैं, एक साइट पर आप जाइए, लॉगिन कीजिए और आप पता कर सकते हैं कि देश में कितना कोरोना फैल रहा है। लेकिन अब आधिकारिक बयान भी जारी नहीं हो रहे हैं। ये बात और है कि जो आधिकारिक बयान जारी करते थे, हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल, उन्हें भी कोरोना हो गया। लेकिन बात लव अग्रवाल की नहीं है। कोरोना पर बात करना जरूरी क्यों है? देश के गृह मंत्री अमित शाह संक्रमित हुए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संक्रमित हुए। अभी कल ही खबर आई कृष्ण पाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री हैं, वो संक्रमित हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान संक्रमित हुए, श्रीपद नायक आयुष मंत्री संक्रमित हुए, अर्जुन राम मेघवाल संक्रमित हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश में दर्जन भर मंत्री, 2 की मौत भी हो गई। बिहार में जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, वहां पर भी कोरोना ने दखल दी, दस्तखत दी। लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 9 करोड़ 40 लाख रुपए बतौर फाइन इकट्ठा किए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने। क्यों? क्योंकि आप, मैं, हम जैसे लोग, हम सब इतने बेफिक्र, इतने बेपरवाह हो गए हैं, बिना मास्क हम सार्वजनिक जगहों पर घूम रहे कि अरे कोरोना अब हो गया, देख लेंगे। 1,88,000 लोगों पर यह जुर्माना लगाया गया, 1,88,000 लोगों पर कोई उफ तक नहीं कर रहा। देश की अर्थव्यवस्था चक्का पूरी तरह से जाम है। जो उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं, दुकानें हैं, खुलने की इजाजत है, वो खोलने को ही तैयार नहीं है। लेकिन हम स्कूल जरूर खोलना चाहते हैं। अब कोई छात्र वहां जाए या ना जाए, स्कूल जरूर खोलेंगे। इम्तिहान जरूर होने चाहिए। जो इम्तिहान जून में और अप्रैल में मुलतवी कर दिए गए थे, यह कहते हुए कि कोरोना का संकट है, अब दुहाई दी जा रही है कि साल खराब हो जाएगा। जान की अब परवाह नहीं, जान भी जहान भी, इसके बीच में बैलेंस बनाना तमाम सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें। लेकिन नहीं, अरे बच्चों का साल खराब हो जाएगा, जान पर बनाए चाहे उनके परिवारों पर इम्तिहान होंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अभी तक जारी किए गए हों या ना किए गए हों, कैसे खुलेंगे स्कूल। और मैं IIT के लिए JEE की जो परीक्षा है या नीट जो मेडिकल इम्तिहान है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी के इम्तिहान हो रहे हैं, स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है। तो क्या कोरोना को लेकर अब हम मुतमईन हो गए हैं कि है तो है, संभालना हमें ही पड़ेगा? अब क्या यह नागरिक की जिम्मेदारी हो गई है? और अभी तक पीक नहीं आई है। कोई यह नहीं कह रहा कि नहीं अब कर्व फ्लैटन हो गया है। बीच में बड़े दावे किए गए, अरे कर्व फ्लैटन होने लगा। कर्व अभी फ्लैटन नहीं हो रहा है और यह सब जगह फैल रहा है। पहले कुछ गिनी पिग्स, कुछ बलि के बकरे खोजे गए थे कि भाई तबलीगी जमात ने फैला दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। यह देश के हर हिस्से में फैल रहा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या कोरोना पर लापरवाही बढ़ती जा रही है और कोरोना इम्तिहान लेगा? बच्चे इम्तिहान देंगे? और क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूं। चर्चा में मेरे साथ
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा खुद कोरोना सर्वाइवर हैं, इन्हें भी कोरोना हुआ था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन हैं, ये भी कोरोना सर्वाइवर हैं, इन्हें भी कोरोना हुआ, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा है मेरे साथ। इसके अलावा जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन और डॉक्टर एम वली, इनके साथ मैंने बहुतेरी चर्चाएं की हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। और डॉक्टर वली, मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं, मैं सबके और अपने भी गिरेबान में झांकना चाहता हूं। मैं मीडिया का हिस्सा हूं, हमने कोरोना पर बातें करनी बिल्कुल बंद कर दी हैं। अब देश की सबसे बड़ी समस्या एक मौत की गुत्थी है, उसके हर पहलू की जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो गए हैं, जज हो गए हैं, जूरी हो गए हैं और वकील हो गए हैं। कोरोना को लेकर एक अजीब सी चुप्पी है। हम लापरवाह हो गए हैं क्या कोरोना को लेकर, या संकट टल गया है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जी की हाथ जोड़ के जो अपील थी उसको भूल गए हैं। वो क्या थी? पर्दा, मुंह के आगे मुख के ऊपर पर्दा ढाटा, या मुख के ऊपर फेस कवर, या ये कवर जो मैं लगा के बैठा हूं, ये वाला कवर, और इसके साथ मैं ये लगाता हूं जरूर सर्जिकल वाला मास्क, क्योंकि मैं बताऊंगा ये क्यों लगा रहा हूं मैं। ये सर्जिकल मास्क जो है बाहर जाने को रोकता है इन्फेक्शन मेरा, और ये व्हाइट वाला मास्क N95 बाहर से अंदर आने को रोकता है। मैंने ये पद्धति निकाल दी अपनी तरफ से, WHO ने नहीं बताया। ये हुआ है क्योंकि लोगों ने इसको हल्के में ले लिया। ये हुआ है क्योंकि हमने टोटल मौत का आंकड़ा नहीं देख रहे। 33.87 लाख जैसे कि आपने बताया संक्रमित हैं, उसमें से 61,529 डेथ है। रिकवरी रेट अभी 76 पे आके अटका हुआ है और एक्टिव केसेस 21 पे आके अटके हुए हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि क्या कोरोना रुक गया है? नहीं रुका है, नहीं ये रुकने वाला है, शुरू से कह रहे हैं। वो वाला डायलॉग कहां गया? हमको कोरोना के साथ रहना है, वो डायलॉग आज भी लागू है। हमको कोरोना के साथ किस तरह रहना है ये भी तो जानना चाहिए। वैक्सीन का इंतजार हमारे पूज्य हर्षवर्धन जी ने कह दिया इस साल के आखिर तक आ जाएगा। बहुत अच्छी खबर है, बहुत एनकरेजिंग न्यूज है, बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे साथ के पढ़े हुए हैं सर। और उनके अलावा तमाम लोग कह रहे हैं वैक्सीन पे हम इतना निर्भर नहीं कर सकते, हमको कोरोना और अपने बीच में एक बैरियर पैदा करना है। इतनी सिंपल सी बात है कि जब मेरे घर में पानी घुस के आ रहा है तो मुझे अपने दरवाजे को बंद कर लेना है ताकि कोरोना रूपी दुश्मन नहीं, आम इंसान की, आम नागरिक की तो जिम्मेदारी है डॉक्टर वली। मैं सरकारों की जिम्मेदारी भी यहां तय कर रहा हूं। पहले बताया गया ताली बजाइए, थाली बजाइए, दिए जलाइए, और बहुत अच्छा था, एक उत्साहवर्धन होना चाहिए, देश को लामबंद किया जाए। अब सब सरकारें चुप क्यों हो गई? अब कोरोना के बारे में ऐड आनी बंद हो गई। आप गाड़ी चलाते थे तो वो रेडियो स्पॉट्स चलते थे, भाई कोरोना है, ऐसा ऐसा करिए, सब शांत बैठ गए हैं। नहीं, शांत तो नहीं है सर, लोगों ने कान बंद कर लिए अपने। मोबाइल तो अभी भी बोल रहा है, बोल रहा है, लेकिन नहीं, मोबाइल बोल रहा है, ये सही कह रहे हैं आप। सुशांत ने शांत कर दिया, ये हो गया कुछ बहुत ज्यादा आ गया। सुशांत तो शांत और प्रशांत सुशांत का हो गया। कोरोना सुशांत हो गया, कोरोना सुशांत हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज का वक्तव्य है कि आजकल दो न्यूज चल रही है, एक प्रशांत एक सुशांत, ये 3 दिन पहले का है। मैं उनको कोट कर रहा हूँ विद ड्यू रिगार्ड्स। और गवर्नमेंट की इसमें कोई क्या करूं मैं, गवर्नमेंट ने तो सब कुछ करके दे दिया, अब हमें अपने को बचाना है, अपने को हमें। मैं आज शाम अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि थोड़े दिन में शायद नाक के प्लग आ जाएंगे, फिर मैंने कहा अरे मुंह पे कैसे पट्टी लगाओगे, दोनों को कवर करना है, आंख को भी करना है, तब जाके कोरोना अंदर नहीं घुसेगा। नहीं तो कोरोना घुस रहा है सर, ये हवा में तैर रहा है। WHO भी मान गई है ये हवा में है। जैसे मेरे घर पे शीशे की मेज हो, अगर मैं एक दिन डस्टिंग ना करूं तो अगले दिन सुबह को उस पे रेत के कण मिलेंगे, शिकायत होगी कि कल डस्टिंग नहीं हुई। इसी तरह से ये हवा में है वायरस के पार्टिकल्स, और हम खुशकिस्मत है जो हम सबको कैच नहीं कर रहा है, ये हमारे शरीर में नहीं जा रहे, हम बचे हुए हैं, कुछ अपनी इम्यूनिटी से, कुछ हम अपने खानों से, हल्दी वल्दी जो खाते हैं। नहीं तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रलय होना था, जो मैं बहुत शुरू से कह रहा हूँ जी। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए आपने लड़ाई लड़ी, यू आर अ कोरोना सर्वाइवर। कोरोना को लेकर हम लापरवाह हो गए हैं, सब लापरवाह हैं कि अब ठीक है, हो गया तो हो गया, देख लेंगे।
देखिए संदीप जी, पहले तो धन्यवाद कि आपने एक अच्छा डिबेट रखा है, क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर वली जो हमारे गुरु भी हैं, जिनको हम सब बहुत मानते हैं क्योंकि मैं उसी प्रोफेशन से हूँ, बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं और बहुत माने हुए डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि न्यूज़ कहीं ना कहीं किसी और दिशा में चली गई है। ठीक है, ये तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक विषय है, मगर आपने कोरोना पे डिस्कस करके आज अच्छा किया। देखिए, इसमें हम कुछ भी जनरलाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे लोग लापरवाह हो गए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे लोग समझदार हैं। हाँ, कुछ लोग लापरवाह भी हैं, कुछ लोग समझदार भी हैं, कुछ लोग बहुत समझदार भी हैं। सारी सरकारों को लेकर भी मैं यही कहूंगा, मैं इसमें कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई आम आदमी पार्टी, सभी काम कर रहे हैं। नहीं, सभी को करना भी चाहिए, ये सबकी समस्या है, ये पार्टी विशेष की थोड़ा है। बिल्कुल नहीं, मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं तो किसी पार्टी को बीच में ला ही नहीं रहा हूं। सभी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सफलता भी पा रहे हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसलिए मैं जनरलाइज नहीं करूंगा। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए, इंडिया में एक अच्छी बात तो यह हुई कि समय पे हम इस पूरे विषय को कंटेन कर पाए, वरना जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिस प्रकार की, मैं नासमझी तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, मगर जिस प्रकार की खामख्याली कई बार भारतवर्ष में बहुत विषयों को लेकर देखने को मिलता है, उसके बावजूद जिस मैच्योरिटी के साथ हमारे लोगों ने समय पे काम किया है, इतने बड़े देश में प्रलय होने में समय नहीं लगता, मगर वो कंट्रोल हुआ है। आज रिकवरी रेट हमारे देश में 3.5% ज़्यादा है, गुना ज़्यादा है जो खराब हो रही है केसेस उससे, प्लस जो डेथ रेट है वो विश्व में सबसे कम है, 1.82% है कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 6.45%। आप भी जानते हैं, आंकड़े बताते बहुत कम है, छिपाते ज्यादा है। नहीं, देखिए, ऐसा मैं तो किसी भी राज्य के लिए ये नहीं कहूंगा कि कोई भी राज्य अब आंकड़े छुपा रही है, क्योंकि आंकड़े छुपाए नहीं जा सकता है। इंडिया में वाकई देखिए, अगर जिस प्रकार की स्थिति अमेरिका में है, वहां तो हर कॉलोनी में एक एक डेथ मॉर्चुरी वैन रखी हुई है कि इस प्रकार की स्थिति है, वो दिख जाएगा, कोई छुपा नहीं सकता। अगर मृत्यु हर गली में होने लगे तो कोई आपसे और मुझसे वो विषय छुपेगा नहीं। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग जो है ना, आप तो खुद डॉक्टर हैं, ये जो 4 T's हैं वो कितने मुकम्मल या कितने तरीके से वो लागू किए जा रहे हैं। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं, निजी उदाहरण दे रहा हूं। मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र हैं, एक दूसरे चैनल में काम करते हैं, उनका दफ्तर शिफ्ट हुआ तो वो RT-PCR, उनका एक मैंडेटरी टेस्ट किया गया कि भाई ऑफिस बदल रहे हैं। वो बोला, यार मुझे हो गया, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा कोई लक्षण? तो कहते हैं नहीं, बिल्कुल ठीक हूं, कोई खांसी, कोई जुकाम, कोई नजला, कोई बुखार, कुछ नहीं। और फिर एक मैंडेटरी प्रोसीजर है कि 48 घंटे का क्वारंटीन करेगी यूपी सरकार। तो वो शख्स, मेरा वो दोस्त, फेलो पत्रकार, 2 दिन तक फोन करता रहा कि भैया मुझे क्वारंटीन तो करिए। और क्योंकि वो पत्रकार था और बड़े चैनल का था, तो 2 दिन बाद उसे लेने के लिए एक गाड़ी आई, तब वो 48 घंटे के लिए क्वारंटीन हुआ। मेरा सवाल संबित यह है, और मैं यहां पर लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं एक हकीकत बयां करने की कोशिश कर रहा हूं। जब देश के गृह मंत्री को हो जाए, कृष्णपाल गुर्जर को हो जाए, गजेंद्र सिंह शेखावत को हो जाए, श्रीपद नायक को हो जाए, मुख्यमंत्रियों को हो रहा है, तो यहां पर क्या मैं उत्तर देता हूं, ये कह दें कि नहीं जी, हम वर्ल्ड रेट देखिए और दूसरी जगह देखिए, हमारे यहां देखिए, हमारे यहां मुकम्मल 4 T's हो भी रहे हैं। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, हमें डेथ रेट भी देखना है, रिकवरी रेट भी कंपैरेटिवली देखना है, और जो प्रश्न आपने पूछा है उसका भी मूल्यांकन करना है। देखिए, आपने कहा कि गृह मंत्री को भी हो गया, कृष्णपाल गुर्जर जी को भी कल हो गया है, बाकी हमारे कई मंत्रियों को हुआ है। स्वाभाविक है, जो जन सेवा में है और बहुत विपत्तियों के बावजूद भी जिनको जनता के बीच में रहना पड़ता है। मुझे याद है कि किस प्रकार अमित शाह जी LNJP हॉस्पिटल तक चले गए थे, वहां जाके जो कोरोना वॉरियर्स थे उनकी पीठ थपथपा के वो आए थे। तो स्वाभाविक है, जब आप जनता के नुमाइंदे होते हैं और आप जनता के बीच में आप उतरते हैं, तो आप अपने आप को रिस्क में एक्सपोज भी करते हैं और आप इन्फेक्टेड भी होते हैं। मेरे भाई भी इन्फेक्टेड हुए, यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी इन्फेक्टेड हुए, क्योंकि वो भी जनता के बीच में काम कर रहे होंगे तभी हुए हैं। तो इसलिए यह कहना कि ये लोग इन्फेक्टेड हो गए, इसका अर्थ है कि देश में स्थिति बहुत खराब है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है
हम सबको प्रिकॉशन लेके चलना है। उसके बावजूद जो लोग सड़क पे उतर के काम कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो न्यूज़ मेकर्स हैं जैसे आप हैं, आपके कैमरामैन हैं, आपके कैमरामैन मेरे घर आए हुए हैं, अभी बैठे हैं, वो 5 लोगों के घर और भी जाएंगे, वो भी कोरोना वॉरियर हैं, डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनमें ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हमको इसके साथ जो अभी देखिए 3-4 दिन पहले जेईई और नीट के एग्जाम के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा है, उसमें एक लाइन में मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अल्टीमेटली लाइफ हैज टू गो ऑन एंड द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट बी पुट ऑन पेरिल। मैं एक मिनट, मैं अभी वो इम्तिहानों के एंगल पर भी आऊंगा। पहले मैं एक मोटी मोटी बात नहीं, मैं इम्तिहान का एंगल नहीं आ रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यू नॉर्मल कहा है वो विषय कह रहा था। मैं आ रहा हूं, एग्जाम पे नहीं आ रहा था, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन अलका लांबा, देखिए जो संबित कह रहे हैं कि भाई जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उन पर खतरा ज्यादा है। पर मैं यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपके बड़े नेता हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कल कि देखिए मेरे 23 विधायकों को हो गया है कोरोना संक्रमण। तो आप अंदाजा लगाइए, 117 विधायक हैं कुल मिलाकर पंजाब में, 23 को हो गया, आप अंदाजा लगाइए जनसंख्या में कितना फैला होगा। वो इशारा ये कर रहे हैं कि क्या हम मुकम्मल टेस्टिंग भी कर रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक आदमी को तो पता ही नहीं कि मैं कैरियर हूं या नहीं हूं। तो क्या वो लोगों को डरा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, हकीकत बयां कर रहे हैं? संदीप जी, कौन राजनीति कर रहा है, कौन हकीकत बयान कर रहा है, वो सबके सामने है। मैं ये कहूंगी गिलास आधे भरा है, आधा खाली है। सत्ता को आधा भरा गिलास देखना ठीक लग रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो आधा खाली गिलास है उस पर भी ध्यान दिया जाए। मैं नहीं कह रही, फोर्ब्स मैगजीन का सर्वे बता रहा है, उन्होंने बताया कि 70% जो कुल मामले आ रहे हैं उसमें से 70% मामले छोटे शहरों से और ग्रामीण भारत से आ रहे हैं। पूरा कोरोना जो है शहर से ग्रामीण की तरफ बढ़ गया। रोजाना के 76,000 मामले, 24 घंटे में 60,000 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। ये कहते हैं मौत के साथ, कोरोना के साथ जो है वो जीना सीखना होगा। जीना सीखना चाहते हैं, उससे पहले क्यों मार देना चाहते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। आज छात्रों ने आंदोलित है पूरे देश के अंदर छात्र। कोरोना के साथ आप कहते हैं ट्रेनें, मैं संबित जी से पूछना चाहूंगी, 1 सितंबर से आप अनलॉक कोर्स शुरू करेंगे, क्या ट्रेनें खोल रहे हैं? असम और बिहार में क्या छात्रों की बात पर आता हूं, अलका मैं छात्रों की बात पर आ रहा हूं, मैं वो बात करने वाला हूं। तो छात्र इम्तिहान लेंगे या कोरोना उनका इम्तिहान लेगा, ये मेरा सवाल है। लेकिन मैं अभी जो हमारी, देखिए सरकारों की जिम्मेदारी होती है ना सुनील साजन, एक मिनट सुनील साजन, सरकारों की जिम्मेदारी होती है ना। सरकार क्या खामोश बैठ जाएंगी? अब मतलब नागरिक की जिम्मेदारी है, अपना इंतजाम खुद कर लो। ये उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूं, आप सरकारी बसों में चले होंगे, मैं बहुत चला हूं सरकारी बसों में, और वहां पर लिखा होता था सवारी अपने सामान और अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार है। तो मतलब नागरिक अपनी जान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है, सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं। देखिए संदीप जी, हालत तो देश के बिल्कुल वैसे ही बन गए हैं कि सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े कर देने का मतलब होता है जब सरकारें चुप हो जाएं किसी मामले में, तो यह मान लिया जाता है कि अब सरकार के बस में कुछ नहीं है। और अगर हम शुरुआती दौर से देखें, मुझे लगता है कि सरकार इस बात पर ज्यादा फोकस कम था कि कोरोना से कैसे लड़ा जाएगा, ब्रांडिंग में ज्यादा फोकस था। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ताली बजवाई इस देश से, पूरे देश ने बजाई। नहीं, वो अच्छा किया। ताली बजवाई देश में एक उत्साह होना चाहिए किसी चीज से लड़ने के लिए। मेरा सवाल ये, 5 महीने बाद वो इसलिए बजाया और जलाया क्यों नहीं किया जा रहा? वो सब लोग कोरोना महामारी से लड़ना चाहते थे। नहीं, अब वही सवाल पे आ रहा हूं। आखिर अब माननीय प्रधानमंत्री जी 8 PM पर देशवासियों को क्यों नहीं कोरोना पे समझा रहे हैं? जब इस देश में कुल 500 संक्रमित लोग थे, तब प्रधानमंत्री जी आ जाते थे। जब 33 लाख हो गए, एक दिन में 77,000 75,000 का रेशियो 24 घंटे में आ रहा है। और संदीप जी, मैंने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कम से कम उत्तर प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है वो सच्चाई रखी थी। सम्मित जी भी कोरोना संक्रमित हुए। ये किस अस्पताल में गए? सम्मित जी सरकारी हॉस्पिटल नहीं गए। देश के गृह मंत्री जी हुए, वो भी शुरुआती दौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। तो हम केवल ये जानना चाहते हैं, हमने तो अपने विधान परिषद में भी जब सवाल रखे तो सरकार मूक दर्शक थी, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने सरकार पर यह आरोप लगाया
कि उत्तर प्रदेश में जो कुल कोरोना से मौतें हुई हैं उसमें 40% कोरोना से हुई हैं, 60% मौतें योगी सरकार की अव्यवस्था से हुई हैं। और योगी सरकार की अव्यवस्था से हम लोगों, उत्तर प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्री हम लोगों ने खो दिए। चेतन चौहान जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर हमने बात रखी, किस तरीके से एक कैबिनेट मंत्री के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उनको लखनऊ का पीजीआई छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को अपने हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं है और एक कैबिनेट मंत्री की जान चली गई। हम लोग लगातार सरकार से कह रहे हैं कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री बता दी जाए, सरकार छिपा रही है तो आखिर क्यों। और उत्तर प्रदेश में संदीप जी आपने भी देखा होगा, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, कोरोना जो सेंटर बना है, जो हॉस्पिटल बना है, पानी भर गया। लखीमपुर में कोविड के हॉस्पिटल में काला सांप निकल आया, जहरीला सांप, कहीं बिच्छू निकल रहे हैं, खाने में कहीं कीड़े निकल रहे हैं, एम्बुलेंस में लोगों की जान जा रही। और संदीप जी, सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दावा किया कि हमने कोविड के 1,51,000 बेड बनाए हैं। और हमने तो सदन में पूछा कि 48,000 कुल एक्टिव अगर संक्रमित लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो 1,26,000 कोविड बेड कहां गए। सरकार जवाब नहीं दे पाई। ठीक है, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, हॉस्पिटल में संबित पात्रा रिस्पॉन्ड करेंगे। और संबित, व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, यहां पर व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। मैं जवाब देता हूं। देखिए, यहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम नेगेटिव बातें करें या पॉजिटिव बातें करें। कुछ व्यक्तिगत बातें भी की गई हैं, मैं उसका भी जवाब देता हूं कि संबित पात्रा भी बीमार पड़े, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, गृह मंत्री भी पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, ये सब बातें भी की गई। मैं आपको बता दूं, मुलायम सिंह यादव अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तब भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। और यहां कांग्रेस की प्रवक्ता भी बैठी हैं, सोनिया गांधी जी अभी 10 दिन पहले मुझे लगता है गंगाराम अस्पताल से ही उन्होंने डिस्चार्ज लिया है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल था। उससे पहले भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर गई थी विदेश में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कैंसर ट्रीटमेंट उनका हुआ था, किसी देश के हॉस्पिटल में नहीं कराया था। तो मतलब 1 मिनट रोक रहा हूं मैं, अभी आपको पूरी बात करने दूंगा संबित, 1 मिनट रोक रहा हूं। बहुत अच्छा और बहुत साफ गोई से आपने ये जवाब दिया। मतलब ये जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो हमारे वीवीआईपीज राजनेता हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों में अपना मुकम्मल इलाज करा लेंगे। देश की जनता के लिए ये सड़े गले सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर भुगतिए, करवाइए अपना इलाज। चलिए, मैं इसका उत्तर देता हूं। हाँ, क्यों ऐसा होता है, इसका उत्तर देता हूं। देखिए, अगर गृह मंत्री जी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाके सरकारी अस्पताल में रह रहे हैं, आप जानते हैं उनके प्रोटोकॉल के कारण से कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है। प्रोटोकॉल होता है, जब प्रधानमंत्री एडमिट होते हैं, गृह मंत्री एडमिट होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एडमिट होते हैं, तो वहां एक प्रोटोकॉल होता है जिसके कारण जो गरीब आदमी जो बड़े अस्पतालों तक, प्राइवेट अस्पताल तक नहीं जाता है और सुलभता से सरकारी ट्रीटमेंट प्राप्त करता है, उसको दिक्कत होती है। तो अमूमन कई नेता अपने प्राइवेट ट्रीटमेंट लेते हैं। दूसरी बात है, इट इज टोटली ये फ्री, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। कौन किस अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट लेगा, इस पे कोई सवाल। सोनिया गांधी क्यों अपनी कैंसर सर्जरी के लिए लंदन, अमेरिका गई, क्यों इंडिया में नहीं कराया, इसका कोई सवाल जवाब नहीं पूछ सकता है। उनको जहां बेहतर लगा, अरुण जेटली भी गए थे, तो मतलब सवाल, वो क्यों, मतलब मोटी बात ये है, आम आदमी अभिशप्त है, वो जो सरकारी अस्पताल हैं, जहां सांप निकल आता है, जहां खाने में कीड़े होते हैं, जहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं होते, जहां वेंटिलेटर नहीं होते, वहां इलाज कराइए। नहीं, मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो है, यहां जो कहा गया कि आम आदमी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी में भी जाते हैं। आपका कहना कि सांप निकल आया, बिच्छू निकल आया, देखिए ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने 5 स्टार होटल बना के हमें दे दिया था हॉस्पिटल के रूप में और हम आए 2016 में और उसके बाद सांप बिच्छू वहां रख दिया। ये 70 वर्ष का एक सिस्टम, जिस रिसोर्स को हम आज कोस रहे हैं, ये रिसोर्स 70 साल से इसी प्रकार से बना के दिया गया है। उसी में जहां N95 मास्क एक भी नहीं बनता था, आज 5 लाख N95 मास्क प्रतिदिन बन रहे हैं। जहां एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, वहां 5.5 लाख पीपीई किट प्रतिदिन बन रहे हैं। जहां एक भी वेंटिलेटर हमारे देश का खुद का नहीं होता था, आज वहां हमारा अपना वेंटिलेटर भी है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आज हम दूसरे देशों को भी दे रहे थे। तो देखिए, हम चाहें तो हम हर कुछ नेगेटिव, नहीं, मैं नेगेटिव बात नहीं करता, मैं कोरोना को लेकर बात कर रहा हूं। वो ठीक है, N95 बनाने लगे, वेंटिलेटर, मैं कोरोना को लेकर बात कर रहा हूं, उस पर भी सवाल उठे। मैं कोरोना को लेकिन यहां पर देखिए, एक बड़ी जो तस्वीर उभर रही है अलका लांबा, मतलब
जो देश के कर्ता धर्ता हैं, जिनके लिए हम बटन दबाते हैं, जो बताते हैं हम कि जी आपके सेवक हैं, दरअसल हम सेवा के लिए आए हैं, वो मेवा काटेंगे, वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा लेंगे कोरोना में। आम आदमी 14-14 दिन तो रिपोर्ट नहीं आती। अलका, हकीकत बयां कर रहा हूं मैं। टेस्ट कराने जाओ, दौड़े दौड़े मारे मारे फिरते रहो, इस सेंटर पर नहीं होगा जी अगले पे जाओ, अगले पे नहीं होगा जी अगले पे जाओ, ये हालत है। संदीप जी, मैं आपसे इत्तेफाक रख रही हूँ। भारत की राजधानी दिल्ली में ही कोर्ट की दोबारा फटकार के बाद अब आप देख रहे हैं गृह मंत्रालय और दिल्ली के मुख्यमंत्री में झगड़ा शुरू हो चुका है कि हम तो बढ़ाना चाहते हैं टेस्टिंग के, कि केंद्र के गृह मंत्रालय ने उसको रोका हुआ है। दोनों का झगड़ा नहीं, गृह मंत्रालय ने इजाजत दे दी है, वो भी एक राजनीति का हिस्सा था। अलका लांबा, आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा रही है, वो भी राजनीति हो रही थी। हाथों में ली हुई थी, जब हाथों से सब कुछ निकल गया तो अब पूरी लड़ाई राज्यों पर डाल दी गई है और राज्य अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। 10 तो मुख्यमंत्री सोनिया गांधी जी से बात कर चुके हैं कि हमें केंद्र से कोई किसी तरह का अब सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी बुरा मानेंगे, मोर खिला रहे हैं। केंद्र आते हैं चुनाव में, मीडिया में आते हैं और डिफेंस के जो है प्राइवेटाइजेशन की और बात करते हैं, लेकिन कोरोना की एग्जाम्स में छात्र आंदोलित है उसकी कोई बात नहीं करता। आपने सही कहा, तो स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सचिव ब्रीफिंग तक देने के लिए नहीं आ रहे हैं। कहां छुप कर बैठ गए आप सब, जब देश के अंदर 24 घंटों में 74,000 मामले आ रहे हैं। अब देश को एकजुट अब होना है, जब बिल्कुल पानी जो है वो नाक के ऊपर से निकल गया है, पर आपको दिखेगा कोरी राजनीति और मुद्दों से कहीं और ही पूरा कहीं और ही ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि अपनी जवाबदेही से भटका जा सके। एम्स किसकी देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। उसको मेंटेन करने की आज किसकी जिम्मेदारी है? पिछले 6 सालों से केंद्र की मोदी सरकार से है। क्यों अस्पतालों की मेंटेनेंस नहीं हो रही? क्यों उत्तर प्रदेश का अस्पताल की छत जो है पानी की तरह जो है वो पूरे अस्पताल में बहा रहा है? क्यों अपना वहां पर आज भी जो है नहीं, मैं आपसे हकीकत सुनना चाह रहा था। हकीकत आप मान रहे हैं। देखिए, इस राजनीति में कि आपने नहीं किया, उसने नहीं किया, उससे आम आदमी को कुछ हासिल नहीं है। मैं आज की वस्तु स्थिति की बात कर रहा हूं। राजीव रंजन, अब कोरोना को लेकर आप इस आरोप को मानेंगे, अलका लांबा जो लगा रही हैं, केंद्र ने बड़ी आसानी से अब राज्य सरकारों पर पूरी जिम्मेदारी थोप दी है कि राज्य संभालें, अपना जो जैसे संभाल सकता है संभालिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि केंद्र और राज्य के बीच कोरोना के निपटने के उपायों को लेकर के लगातार संवाद जारी है और जो भी सुविधाएं केंद्र की ओर से, वेंटिलेटर्स और तमाम सुविधाओं को लेकर के केंद्र सरकार ने राज्यों से बात की। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करके एक रोडमैप पर केंद्र और राज्य को मिलकर काम करने को कहा। बंगाल जैसे राज्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य दल को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज देश एक ऐसी स्थिति में है कि हम कोरोना से निपटने के लिए जो हमारी आधारभूत संरचना है अब वो तैयार है। और आपदा की स्थिति में जिस तरह से राजनीतिक दलों के बीच विमर्श का जो स्तर है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम केवल ये साबित करना चाहते हैं कि बस हमारी कमीज केवल सफेद है, बाकी सबकी मैली हो चुकी है। देखिए, इस सिस्टम में अगर कमियां थी तो इसके लिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जैसी पार्टियों की सरकारें राज्य और केंद्र में वर्षों तक रही है, वो इस जवाबदेही से मुकर नहीं सकती। बिल्कुल नहीं मुकर ये एक अप्रत्याशित स्थिति थी। 100 वर्ष के बाद ऐसी आपदाओं का शिकार विश्व होता है और जो नहीं, कुछ यही तो मैं कह रहा हूं। मैं इसीलिए इसे राजनीतिक विषय, राजीव रंजन एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, मैं इसीलिए इसे राजनीतिक विषय नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट। जिस तरह से रिकवरी रेट को लेकर के आपने कहा, मैं सर एक मिनट, राजीव जी, वो पक्ष है, राजीव रिकवरी रेट भी महत्वपूर्ण पक्ष है और जो एक्टिव केसेज हैं उससे कहीं ना कहीं अगर उनको हम देखते हैं तो हमको लगता है भयावहता काफी हद तक कम हो जाती है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं आंकड़े, राजीव जी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं आंकड़े, और मैंने संबित को भी बोला आंकड़े बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। मेरा सवाल ये है, देखिए, राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन एक अजीब सी खामोशी है। शुरुआती दौर में कोरोना के कल्प्रिट्स ढूंढे जा रहे थे कि भाई तबलीगी जमात ने फैला दिया, सब ने बोला, आम आदमी पार्टी ने बोला, बीजेपी ने बोला। अब बॉम्बे हाई कोर्ट कह रही है कि नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वो तो वैलिड वीजा पर आए थे। फिर बताया गया प्रवासी मजदूर फैला देंगे। आप ही के बिहार में नीतीश कुमार उनको सीमा पार करने नहीं दे रहे थे जी, कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। आज किसी को कल्प्रिट नहीं बना सकते। कोरोना घर घर में पहुंच गया है, गांव देहात में पहुंच गया तो चुप्पी साध ली सबने। गलत पूछ रहा हूं क्या? अब मैं पक्का राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है संदीप जी,
नीतीश कुमार जी ने जो बात कही थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस डायरेक्शन को बाद में दिया, अगर वो पहले आया होता और राज्य अपने अपने राज्य की परिधि में अपने यहाँ जो काम करने वाले कामगार थे या जो प्रवासी थे, जो टूरिस्ट थे, जो तीर्थयात्री थे, उनको अगर रोक कर उनके प्रबंधन का काम करने में सफल हुए होते तो निश्चित तौर पर संक्रमण इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन जिस तरह से मुंबई से ट्रेन में बगैर टेस्ट के लोगों को धकेल धकेल करके बिठाया गया, चला गया, वो 2 महीने पहले की बात थी। संदीप जी, एक मिनट देखिए, नहीं, मैं यहाँ पर गलत बयानी नहीं करवाता हूँ। डॉक्टर वली, मुझे एक चीज, 1 मिनट डॉक्टर वली, मुझे ये समझाइए, जो ये पहले कल्प्रिट्स ढूंढे जा रहे थे, अब कोई कल्प्रिट नहीं है, ये हकीकत है कि देश के हर हिस्से में, गांव देहात में पहुंच गया। जो ये प्रवासी मजदूर आए भी थे, वो तो 2 महीने पुरानी बात हो गई ना। आज उनके चलते संक्रमण थोड़ा है, वो तो फैलाना था, वो 14 दिन में फैला देते। गलत कह रहा हूं क्या? मैं आपको 2 बहुत अच्छी बात बताऊंगा। इंडिया के पास इस समय जो डाटा है, जो आपने बताया है कि जब रिकवरी रेट हमारी 75 को पार कर जाएगी, जो कि कर रही है, तो हमारे अंदर वो रोकथाम वाली पीक आ जाएगी और हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। इंडिया विल रीच इट्स पीक व्हेन रिकवरी रेट इज मोर देन 75%। इसमें तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा पीक कर चुके हैं करीब करीब। ब्राजील में 69% पे पीकिंग हुआ है। अभी हमारे यहाँ 22 के करीब स्टेट्स हैं आउट ऑफ 27 येट टू विटनेस पीक। तो हम बहुत जल्दी पीक पे जाके और कर्व को डाउन करने की स्टेट में है। यहाँ मैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ मास्क को दोष दिया है। अगर 80% लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो ये इंटरनेशनल प्रूवन डाटा है कि अस्पतालों का लोड 25% कम हो जाएगा। सिर्फ मास्क का 80 ये इस्तेमाल करेंगे। अगर 100% करेंगे तो शायद जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं वो कोरोना रुक जाएगा बढ़ने से। तो मेरी पूरी इस समय मेहनत जो है वो ये है। और दूसरा, ये एक सीटी स्कैन का टेस्ट होता है, इसको भी साथ साथ करा लें जो लोग अफोर्ड कर सके। और तीसरी बात मैं अच्छी बता रहा हूं आपको कि सरकार के जो सीजीएचएस के मरीज हैं वो भी उतनी ही तादाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। उनको ये फैसिलिटी भारत सरकार ने दी है। आम आदमी जो नॉन सीजीएचएस है उसके लिए मैं नहीं कह सकता कुछ। अब ये सब चीजों के होते हुए अगर हम अनुशासित नहीं रहेंगे, भूल जाएंगे कोरोना है और एक गफलत के माहौल में मास्क भी नहीं लगाएंगे तो कोरोना फैल रहा है, फैलेगा और फैल जाएगा। मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, मास्क पर उसमें देखिए सरकारें जो फैसले लेती है ना, 1 मिनट, अब मैं एक अहम सवाल पर आ रहा हूँ संवेद। सरकारें जो सवाल लेती है ना, और मैं सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रवक्ता से ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, एक जिम्मेदार डॉक्टर से भी ये सवाल पूछ रहा हूँ। सरकारें जो भी फैसला लेती हैं कि भाई सरकारें गिर रही हैं, बन रही हैं, विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण हो रहा है, अब संसद भी खुल जाएगी, स्कूल खोलने की बात है, बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है, इम्तिहान लिए जा रहे हैं, जेईई हो, नीट हो और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, वो लिए जा रहे हैं। तो आम आदमी को तो संदेश ये जाता है कि नहीं कोरोना काबू में आ गया। या दरअसल ये फैसले भी लेने जरूरी हैं, हम कितने दिन तक अधर में लटकाए रखें बच्चों को, क्या उनका साल जाया होने दें? ये 2 पहलू सवाल है, इसके इस सिक्के के 2 पहलू हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो जैसे सबने सुना भी था और हम सबने डिस्कस भी किया था, जान है तो जहान है। उसके पश्चात जान भी और जहान भी दोनों महत्वपूर्ण है। जान भी महत्वपूर्ण है और जान के लिए जहान भी हो वो भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों को किस प्रकार एक बैलेंस के साथ लिया जाए, एहतियात बरता जाए, जैसे कि अभी डॉक्टर वली कह रहे थे कि मास्क के साथ, सैनिटाइजर्स के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, 2 गज की दूरी के साथ, ये सब करते हुए अवेयरनेस कैंपेन चलाना है। जहां तक स्कूल खोलने की बात है, ये तो राज्य सरकारें निर्णय लेंगी और अभी अनलॉक 4 1 सितंबर से होगा तो राज्य सरकार निर्णय लेगी और स्कूल मुझे लगता है अभी नहीं खुलने वाला है। दूसरी बात है, जहां तक जेईई और संशय की स्थिति क्यों हो, संवेद, संशय की स्थिति क्यों हो? एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए ना। कोई संशय,
ना ना ना, कोई संशय की स्थिति नहीं है। और मैं आपको यहां स्पष्टतः बता दूं, और आप भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी डेलिब्रेटिंग कमिटी है और हर राज्य की अपनी अपनी कमिटी भी है, आईसीएमआर भी है, और ये सारे डेलिब्रेटिंग कमिटी जिसमें देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स और बाकी डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट शामिल हैं, उनके डेलिब्रेशन के बाद ही निर्णय लिया जाता है। ये विम्स और फैंसीज के हिसाब से निर्णय नहीं लिया जाता। थोड़ा समझाइए इस बात को, थोड़ा समझाइए। देखिए, शामिल होते एक मिनट, बच्चों का साल जाया नहीं होना चाहिए, उनकी सांसें वैसे ही अटकी हुई हैं, दो दो बार एग्जाम टल चुके हैं, लेकिन बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन 6 सितंबर तक, 1 से 6 के बीच में नीट के एग्जाम होने हैं। एक मिनट सुनिए ना, पंजाब में लॉकडाउन है, उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन है, हरियाणा की कई जगहों में वीकेंड लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। तो मतलब ये तो असमंजस फैल रहा है ना। नहीं, मैं इसको समझाता हूं। देखिए, जेईई और नीट की आप बात कर रहे हैं। पहली बात तो है, जेईई और नीट 2 पोस्टपोनमेंट हो चुकी है। तीसरी पोस्टपोनमेंट को लेकर एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। जो हम ये 40 मिनट की डिबेट में बातचीत कर रहे हैं, वहां पर एक लंबे प्रक्रिया का वहां पे विषय को रखा गया पूरी तरह से, कि किस प्रकार गाड़ियां चलेंगी, किस प्रकार लोग आएंगे, कितने सेंटर होने चाहिए। इन सब डेलिब्रेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया, मैं चाहता हूं कि बच्चों के लिए मैं वो जजमेंट थोड़ा सा पढ़ दूं, 3 लाइन का आवश्यक है। वी फाइंड दैट देयर इज एब्सोल्युटली no justification in the prayer made for postponement of the examination in question relating to NEET UG 2020 as well as JEE Main April 2020. Ultimately, life has to go on and the career of the students cannot be put on peril for long and full academic year cannot be wasted. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डेलिब्रेशन किया है, जजेस हैं, उनकी विजडम है। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ष को हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और मैंने मंत्री महोदय से बात भी किया, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया, वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं कि देखिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म में अपना फोन नंबर भी देते हैं एक सर्वे के माध्यम से कि क्या वो 0 ईयर चाहते हैं। संभव है। मेजॉरिटी बच्चों ने कहा है कि हम बहुत ड्यू डिलिजेंस के साथ जो आपका एसओपी है फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन देंगे, मगर हम 0 ईयर नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह हम मूव कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आप दिवाली तक इसको स्थगित कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई कि नहीं, बिहार के बच्चे भी हैं तो दिवाली तक तो हो ही नहीं सकता है, छठ के बाद हो सकता है। पॉइंट रखा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान है, तो वो एग्जामिनेशन को लेकर ही, लाइफ हैज टू गो ऑन, पूरे देश में ये सारे लॉकडाउन बंद कर दो। ये मिनी लॉकडाउन के चलते ये तो तमाम रिपोर्ट्स आ गई है ना। 10 सेकंड में एग्जाम नहीं, जुलाई अगस्त में जो दोबारा से विकास दर नीचे जा रही है, गच्चा खा गई हमारी इकोनॉमी, जो ग्रीन शूट्स दिख रहे थे इन मिनी लॉकडाउन के चलते, सब कुछ खोल दो, लाइफ हैज टू गो ऑन। मैं 1 मिनट आ रहा हूं अलका। मैं 10 में सर, देखिए, मैं संदीप जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे टिप्पणी नहीं करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं कहा है कि सब कुछ खोल दो, बच्चों के एकेडमिक करियर को लेकर टिप्पणी की है। आपका एक वाजिब प्रश्न है कि कुछ राज्यों में लॉकडाउन की परिस्थिति वीकेंड्स पे चलती है, तो वो कैसे सॉल्व होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास चिट्ठियां हैं, ये मैं चिट्ठी का एक बंडल लेके आया हूं कि हर राज्य को वेल इन एडवांस 1.5 महीने पहले एंटिसिपेट करते हुए कि सितंबर में नीट और जेई के एग्जाम हैं, चिट्ठियां लिखी गई हैं, क्योंकि स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स उनके होते हैं कि आपने ट्रांसपोर्ट इन जिलों से इस प्रकार इतने स्टूडेंट्स हैं, आपको बढ़ाने हैं। वहां पर एडमिट कार्ड, अगर कंटेनमेंट जोन में भी स्टूडेंट है तो एडमिट कार्ड, उसके लिए सर्टिफिकेशन होगा कि उसको कंटेन ना किया जाए, उसको जाने दिया जाए। तो ये सारे प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट को लिखित रूप में राजनीतिक खेल हो जाता है ना कि राज्यों की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में 7 राज्य अगर लिख कर दे रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं कि भाई हम इम्तिहान नहीं चाहते हैं, ये अपने आप में कैच 22 हो जाती है। राजनीति हावी हो गई क्या अलका लांबा? दरअसल संदीप जी, ये छात्रों के भविष्य की बात है कि राजनीतिक भविष्य की बात है। 10 लाख स्टूडेंट ने अपना जो है वो डाउनलोड कर लिए रोल नंबर, एक एक्सक्यूज 6 लाख में नहीं किए, इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा, सारा जिम्मेदारी राज्य सरकार है। तो 10 मुख्यमंत्रियों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना और कोरोना से लड़ना है। आपने सारी व्यवस्था राज्य पर डाल दी, तो राज्य अभी तैयार नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा 2 महीने का वक्त दे दीजिए, शायद बाढ़ के हालात ठीक हो जाए, शायद हम लोग जो है अपनी जो महामारी, जैसे पंजाब के 23 मंत्री, मिनिस्टर, सरकार खुद अपने कोरोना ग्रसित हो चुकी है, बाढ़ की स्थिति से बाहर आएंगे। और खुद देश के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एक स्टूडेंट ने 5-5 बार अपने सेंटर बदले और हमने उन्हें बदलने दिए।
ये छात्रों का पैनिक भी दिखाता है कि छात्र को जो पूरा ध्यान अपने इम्तिहान पे देना चाहिए वो बार बार अपने केंद्र पैनिक होकर बदल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एक केंद्र 100 किलोमीटर दूर है तो दूसरा 200, तीसरा 300 किलोमीटर है और यातायात की कोई सुविधा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी भी सब छोड़कर बैठ चुके हैं। बुलाइए ना स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में, हाथ जोड़ के देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ। गृह मंत्री जी तो पर लड़ने के बजाय 10 दिन से मिलकर बात क्यों नहीं होती? हल्का सवाल ये है ना, यही तो कह रही हूँ, स्टेक होल्डर की मीटिंग बुलाइए इन 10 मुख्यमंत्रियों को जिन्होंने हाथ पर संबित पात्रा कह रहे हैं 1.5 महीने पहले चिट्ठी चली गई राज्यों के पास कि आप इंतजाम कीजिए। हाँ, नहीं हो रहे ना इंतजाम, क्योंकि कोरोना महामारी से लड़ना, प्राथमिकता जाने बचाना है, कोरोना महामारी से लड़ना, अपने सारे संसाधन उन्होंने उसमें झोंके हुए हैं। साहब तो कह रहे हैं 2 महीने का समय ही तो मांग रहे हैं आपसे कि सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर के बाद नवंबर में आप करवा लीजिए, हम पूरी तरह तब तक अपना तैयारी। राजीव रंजन, बिहार सरकार ने पूरे इंतजाम कर दिए हैं। ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, बहुत से इलाकों में, और बाढ़ की मैं बात करता हूं, बिहार में बाढ़ का भी प्रकोप है। आपके 2 सेंटर्स हैं, गया और पटना में। आप सारे अपने 28 जिलों के लोगों को ले आ पाएंगे जो बाढ़ में फंसा है, जिनका कनेक्शन कट गया है, ट्रेन तो चल नहीं रही 6 तारीख तक, 6 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन है बिहार में, ले आएंगे इन सब छात्रों को? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, अब रिव्यू पिटीशन भी 6 अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के मिनिस्टर्स ने फाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा ये देखेंगे, लेकिन अभी जो फैसला है उसके हिसाब से ये एग्जाम्स होंगे। तो आपने इंतजाम कर लिए हैं, जिम्मेवारी है, बाढ़ प्रभावित इलाकों से, जिलों से छात्र आ पाएंगे पटना और गया। वही कह रहा हूं कि जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है वो पूरी तरह से उसका निर्वहन करे, पूरी तरह से निर्वहन होगा। आपने जारी कर दिए हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, नहीं निर्वहन होगा। नहीं, कैसे लाएंगे जो बाढ़ इलाकों में, बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं? 2 ही जगह सेंटर्स हैं, मैं गलत तो जानकारी नहीं दे रहा ना? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अब नदियों में जो जलस्तर है अब वो कम हो रहा है, और जो राज्य सरकार ने इंतजाम किए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस होगा। अगर कोई रिव्यू पिटीशन के जरिए इस फैसले पर कोई बदलाव अगर आता है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तब देखेंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से राज्य सरकार तैयार है। इस मतलब होटल्स मुकर्रर हो गए हैं, बस आपने तैयार करवा दिए हैं, ट्रेन तो चल नहीं रही। मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। स्पेसिफिक तो इस पर जब अलग से आप डिबेट करेंगे तो मैं होटल से लेकर के तमाम चीजों पर आपको विस्तार से जानकारी दे दूंगा। सुनील साजन, इसलिए कि उसके लिए हम अपडेट्स ले। ठीक है सुनील साजन, ये केंद्र और राज्य आपस में लड़ेंगे, ऐसे हम कोरोना से लड़ेंगे क्या? लड़ पाएंगे? देखिए संदीप जी, अभी समित जी कह रहे थे कि कोई लोग यहाँ निगेटिव बात करने बैठे हो, कोई पॉजिटिव। या निगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं ना, किसी को डराने की बात है। एक तरफ समित जी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं, दूसरी तरफ हम विपक्ष के नाते सरकार को आईना दिखा रहे हैं। अगर आपने जैसे अपने दोस्त की बात कही है संदीप जी, टेस्टिंग, उत्तर प्रदेश में अभी एक वीडियो वायरल हुआ, एक सिपाही ने फार्म भरा होगा टेस्ट कराने के लिए और उसने सैंपल नहीं दिया और उसके घर एम्बुलेंस पहुंच गई, फोन पहुंच गया कि आप पॉजिटिव हो। वो चिल्ला के कहता रहा हमने तो सैंपल ही नहीं दिया। और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कानपुर के एक साथी है, नेता है भारतीय जनता पार्टी का, और उसका जो वीडियो वायरल हुआ, उसने किस तरीके से सरकार और भारतीय जनता पार्टी को कहा, और उसने कहा इस बात को कि जो सरकार हमारे परिजनों की जान नहीं बचा सकती, वो तड़प करके मर गए, हम उसको एडमिट नहीं करा पाए कोरोना पेशेंट को, ऐसी सरकार और ऐसी भारतीय जनता पार्टी को नाहलत है। तो हम ये सवाल नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप सच देखो कि क्या है। और जहां तक टेस्टिंग की बात है, उत्तर प्रदेश में पीजीआई से बेहतर क्या होगा? पीजीआई के डायरेक्टर ने पीजीआई थाने में एफआईआर करानी पड़ी कि हमारा स्टाफ पैसे लेकर के किसी को पॉजिटिव और पॉजिटिव को निगेटिव कर दे रहा है। यह खबर चली कि नहीं चली, यह बात आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और अगर इतना ही सब इंतजाम अच्छे हैं तो हम तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप पूरे देश में कह दीजिए कि जो विधायक, जो सांसद और जो मंत्री कोरोना से पीड़ित होगा वो अपने क्षेत्र में जहां का वो होगा वहां भी तो कोरोना सेंटर है, वो कोरोना हॉस्पिटल है, वहां इलाज कराए। सरकार के लोग प्राइवेट में जाएंगे और गरीब आदमी सरकार में, सरकारी अस्पताल में, इसलिए क्योंकि सरकारी अस्पताल में कोई इंतजाम नहीं। जमात प्राइवेट में जाती है, सरकारी के लिए हम बने। कितने हॉस्पिटल बन गए हम आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट कमेंट, 1 मिनट डॉक्टर वली।
देखिए डॉक्टर वली, बात यह है, मैं अब बच्चों से जुड़ा सवाल आपसे पूछूंगा। साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं भी छात्र रहा हूं, मेरे भी बेटा है, उसका साल बर्बाद होता दिखे तो मुझे परेशानी होगी। अब सवाल यह है, कुछ लोग देना चाहते हैं और मैंने इसीलिए पॉइंटेड सवाल पूछा राजीव रंजन से। बहुत से इलाके ऐसे हैं बाढ़ ग्रसित हैं, वो सिर्फ बिहार नहीं, असम भी और बहुत सारे इलाके हैं, कई जगह संपूर्ण लॉकडाउन है। बच्चे आएंगे कैसे, उनके माँ बाप भी साथ आएंगे, खास लड़कियों की बात हो तो क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो अपनी जगह, मैं एक डॉक्टर की राय ले रहा हूं। नहीं, मेरी राय तो इसमें बहुत ही आसान है कि आप खुद डिसाइड करिए अपने बच्चे का फ्यूचर। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो देश हित में कहा है, सब चीज कंसीडर करके। अब मैं दूसरी बात कहूंगा कि हमें प्रैक्टिकली ये देखना है कि कितने लोग बच्चों को भेजेंगे। तीसरी बात जो फिर मैं सबसे इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, कि प्लीज डोंट मेक एजुकेशन ए पॉलिटिकल इशू। हमारे जो सेमेस्टर के वर्किंग आवर्स हैं उसको वर्कआउट करिए और कैलकुलेट करके ये बताया जा सकता है कि हम आगे आने वाले 5-6 महीनों में पूरे साल को कवर कर सकते हैं। जो यूजीसी के प्रिस्क्राइब्ड नोट्स हैं उसके हिसाब से सेमेस्टर की डेफिनेशन क्या है? सेमेस्टर की डेफिनेशन 6 महीने नहीं है, 180 दिन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है साल के सेमेस्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात टेक्निकल में बता रहा हूं, लोग साल चिल्ला रहे हैं, साल भर पढ़ाई नहीं होती। 180 दिन को आप 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, 2 सेमेस्टर बनाइए और उसमें जितने घंटे प्रिस्क्राइब हैं उसको घंटों को निकाल के आप कर लीजिएगा। और इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर वली, शिक्षा को, तालीम को, एजुकेशन को पॉलिटिकल इशू ना बनाइए। ये देश के भविष्य से जुड़ा है और इसके बारे में रास्ता आराम से निकल सकता है, तैयारियां भी की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि छात्र इम्तिहान देना जाए और कोरोना उनका इम्तिहान ले ले, ऐसा ना हो। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।